हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का सर्वर एकेडमी में। क्या आप जानते हैं 1857 की क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जिससे हर एग्जाम में 2 से 3 नंबर का प्रश्न जरूर पूछा जाता है। इसलिए आज की वीडियो में हम इस क्रांति से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन सभी पॉइंट को चित्र के माध्यम से समझेंगे और साथ ही साथ वीडियो के अंत में हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम यह जानते हैं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो 1857 की क्रांति हुआ था इसके स्वरूप को देखेंगे। उसके बाद यह क्रांति किस कारण से हुआ था इसके कारण को देखेंगे। कारण में हम राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सैनिक और तत्कालीन कारण को देखेंगे। इसके बाद यह क्रांति क्यों शुरू हुआ था इसके प्रारंभ को देखेंगे। उसके बाद यह क्रांति यानी 1857 की क्रांति भारत के किस किस क्षेत्र में फैला हुआ था इसके विस्तार को देखेंगे। उसके बाद इस क्रांति यानी इस विद्रोह से संबंधित अलग अलग लोगों ने अपना विचार दिया है। जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो उनके विचारों को देखेंगे। उसके बाद इस क्रांति का क्या परिणाम हुआ, क्या रिजल्ट आया उसको देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं 1857 की क्रांति असफल हो गया था, तो किस किस कारण से असफल हुआ था उन सभी कारणों को देखेंगे। उसके बाद इस क्रांति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट है, उन फैक्टों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले इस क्रांति से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है उन पॉइंट को देखते हैं। जब भारत में 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पाल्म एस्टर्न था। दोनों का नाम याद रखिएगा। और उस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। आप तीनों को चित्र में देख सकते हैं। ये तीनों न जाने एग्जाम में कितने बार पूछा गया है। 1857 की विद्रोह की योजना भारत के बिठूर कानपुर में तैयार की गई जिसमें नाना साहेब और अजमुल्ला खां थे। दोस्तों ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है 1857 की विद्रोह की योजना किसने तैयार किया था, याद रखिएगा नाना साहेब और अजमुल्ला खां। इसके बाद अजमुल्ला खां लंदन गए और वहाँ रह रहे भारतीयों से भी समर्थन प्राप्त किया। इसके बाद दोस्तों अजमुल्ला खां लंदन गए थे और वहाँ जो भी भारतीय रह रहे थे उन सबको इन क्रांति का समर्थन प्राप्त किया। 1857 की विद्रोह का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था। आप देख सकते हैं इनके झंडे पे था। इस क्रांति का प्रतीक कमल का फूल और रोटी था, देख सकते हैं। और जो विद्रोही थे वह हरे रंग के झंडे का प्रयोग करते थे। सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। अब आइए दोस्तों इस क्रांति के स्वरूप को देखते हैं। अनेक ब्रिटिश इतिहासकार इस विद्रोह को सैनिक विद्रोह, मुस्लिम षड्यंत्र तथा धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध विद्रोह आदि मानते हैं। देखिए दोस्तों जो ब्रिटिश इतिहासकार थे वह 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह बोलते हैं या मुस्लिम षड्यंत्र बोलते हैं, जबकि इसके अपोजिट जो भारतीय इतिहासकार थे जैसे बी.डी. सावरकर, अशोक मेहता इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं। यह पूर्णतः राष्ट्रीय आंदोलन नहीं था क्योंकि राष्ट्रीय भावना से सभी लोग प्रेरित भी नहीं थे, फिर भी राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण था क्योंकि सबका उद्देश्य भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकना था। देखिए दोस्तों 1857 के विद्रोह में जो भी लोग लड़ रहे थे सबका अलग अलग कारण था। जैसे जो झांसी की रानी थी वो अपने सत्ता को बचाने के लिए लड़ रही थी, नाना साहब अपने पेंशन के लिए लड़ रहे थे, बेगम हजरत महल अपने पति के लिए लड़ रही थी। सबका कारण अलग अलग था लेकिन सबका उद्देश्य एक ही था, अंग्रेजों को भारत से उखाड़ फेंकना था। इसलिए बी.डी. सावरकर या अशोक मेहता इसे भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या राष्ट्रीय आंदोलन मानते हैं, याद रखिएगा। अब आइए दोस्तों यह देखते हैं कि यह क्रांति किस कारण से हुआ था। सबसे पहले हम राजनीतिक कारण को देखेंगे। मुगल सम्राटों के अधिकारों का हवास। आप जानते हैं 1857 की जब क्रांति हुआ था उस समय अंतिम मुगल बादशाह थे जिनका नाम था बहादुर शाह जफर। ये नाम मात्र के बादशाह थे, इनके पास कोई अधिकार नहीं था, सभी अधिकार अंग्रेजों के पास था, इसलिए इन्होंने इस क्रांति में हिस्सा लिया था। अगला पॉइंट है डलहौजी ने 1856 ईस्वी में अवध के शासक वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी साम्राज्य में विलय कर लिया
और अवध के नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता निर्वासित कर दिया। देखिए दोस्तों, जो डलहौजी था वह 1856 में वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन, याद रखिएगा, कुप्रशासन का आरोप लगाकर इनके राज्य को हड़प लिया। इसलिए इनकी जो पत्नी थी बेगम हजरत महल, वह लखनऊ से 1857 की क्रांति में भाग ली थी। लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय नरेशों को पुत्र को गोद लेने का निषेध किया और राज्यों को हड़प लिया। जो लॉर्ड डलहौजी थे वह हड़प नीति कानून लाए। इस कानून के अंतर्गत किसी भी राजा का अगर संतान नहीं है, राजा निसंतान है, तो वह किसी बच्चे को गोद नहीं ले सकता था, उसका राज्य अंग्रेजों का हो जाता था। यानी जो भी राजा निसंतान है तो उसके शासन सभी अंग्रेजों के पास चला जाता था। यह हड़प नीति लाकर इन्होंने हड़पा था। देखिए दोस्तों, हड़प नीति से कौन कौन राज्य हड़पा गया था? सतारा, संभलपुर, जैतपुर, बघात, झांसी, उदयपुर। अगला पॉइंट है नाना साहब की पेंशन बंद करना। नाना साहब पेशवा की पद पे थे, अंग्रेजों ने इनकी पेंशन बंद कर दी। इसलिए आगे आप देखेंगे इन सभी लोगों ने इस क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। अब आइए दोस्तों अगला कारण देखते हैं, आर्थिक कारण। यहाँ अंग्रेजों की भू राजस्व नीति के कारण लोगों का अत्यधिक शोषण हुआ और इनकी आर्थिक नीतियों के कारण अकाल और महामारी पैदा हुई, जिससे सर्वाधिक संख्या में लोगों की मृत्यु हो गई। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, अंग्रेज जो थे वो भारतीय लोगों से बहुत अधिक कर लेते थे। जैसे भूमि कर, कोई फसल होता था तो फसल कर लेते थे, यानी इतने अधिक कर लेते थे कि किसान उसे चुका नहीं पाते थे। या जब भी राज्य में कोई महामारी फैलती थी, भूखमरी आती थी या कोई भी बीमारी फैलता था, तो अंग्रेज उसका अच्छा से उपचार नहीं करते थे, जिससे महामारी पैदा होती थी और अधिक से अधिक लोगों की मृत्यु होती थी। ये भी एक क्रांति का कारण था। अगला कारण देखते हैं, सामाजिक एवं धार्मिक कारण। अंग्रेज भारतीयों का बहुत अपमान करते थे। यह भारतीयों को नस्ली गाली देते थे। आप जानते हैं अंग्रेज जो थे वो गोरे रंग के थे और जो भारत के लोग होते हैं वह सांवले रंग के थे। इसलिए अंग्रेज भारतीयों के साथ रंग के आधार पर भेदभाव करते थे और भारतीय लोगों को नस्ली गाली देते थे। एक अंग्रेज अधिकारी एडवर्ड के अनुसार हमारा भारत में अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, किस अंग्रेज अधिकारी के अनुसार भारत में अंग्रेजों का अधिकार करने का उद्देश्य लोगों को ईसाई बनाना था? तो याद रखिएगा, एडवर्ड के अनुसार। 1850 ईस्वी में लेक्स लोकी कानून, धार्मिक अयोग्यता संबंधी कानून पारित किया गया। इसके अनुसार जो हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी दोस्तों 1850 में एक कानून आया जिसका नाम था लेक्स लोकी कानून। इसमें कोई हिंदू ईसाई धर्म स्वीकार करेगा तो उसे उसके पैतृक उत्तराधिकारों से वंचित नहीं किया जाएगा। आप देख रहे हैं 1857 की क्रांति में धार्मिक कारण भी था। अगला कारण है हमारा सैनिक कारण। भारतीय सेना में 2,38,000 भारतीय सैनिक व 45,000 यूरोपीय सैनिक थे, जिसमें भारतीय सैनिकों की संख्या अधिक थी। सैनिकों में असंतोष का सबसे बड़ा कारण भेदभाव की नीति थी। देख लीजिए दोस्तों, भारतीय सैनिकों की संख्या 2,38,000 है, जबकि यूरोपीय सैनिकों की संख्या मात्र 45,000 है। यानी भारतीय सैनिकों की संख्या बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव किया जाता था, रंग के आधार पे, वेतन यानी सैलरी के आधार पे। अगला पॉइंट है 1854 ईस्वी में डाकघर सुधार अधिनियम पारित हुआ। याद रखिएगा, डाकघर सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1854 में। यही सभी पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए सभी पॉइंट को आप नोट करते हुए चलेगा। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। इसके द्वारा सैनिकों की निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। देखिए दोस्तों, 1854 में एक अधिनियम आया, डाकघर सुधार अधिनियम, जिसमें निःशुल्क डाक सेवा समाप्त कर दी गई। अब समझते हैं निःशुल्क डाक सेवा क्या है। जो भी सैनिक घर से दूर रहते थे वह अपने घर पे निःशुल्क डाक भेजा करते थे। अब 1854 के बाद उनके जो डाक सेवा पे थे उन पे कर लग गया, यानी चार्ज लग गया। अब वह निःशुल्क डाक नहीं भेज सकते थे। अब जो भी डाक भेजेंगे उस पर चार्ज लगेगा। कैनिंग सरकार ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1856 ईस्वी में पारित किया, जिससे सैनिकों में असंतोष फैल गया। अब अगला कारण देखते हैं दोस्तों, तत्कालीन कारण। ये सबसे इम्पोर्टेंट कारण है, इसके सही पॉइंट को नोट करते हुए चलिएगा। पहला पॉइंट है
1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सैनिकों को ब्राउन बेस्ट बंदूक की जगह न्यू इनफील्ड राइफल प्रयोग करने के लिए दिया, जिसमें चर्बी युक्त कारतूस लगी होती थी जिसे दांत से खींचना पड़ता था। ये बंदूक कब आया? 1856 ईस्वी में। किसके जगह पे आया था? ब्राउन बेस्ट बंदूक की जगह। सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलेगा। न्यू इनफील्ड राइफल आया दोस्तों, इसमें गाय एवं सुअर की चर्बी लगा होता था और इसे दांतों से खींचना पड़ता था। आप इसका चित्र देख सकते हैं। सर्वप्रथम बंगाल में अफवाह फैली कि इन कारतूसों में गाय एवं सुअर की चर्बी लगाई गई है, यानी न्यू इनफील्ड राइफल में गाय एवं सुअर की चर्बी लगाई गई है। बाद में जब सरकार ने कारतूसों को मंगाना शुरू किया तो शक हकीकत में बदल गया। जब अफवाह फैल गया तो अंग्रेज अधिकारी थे वह बंदूक को राइफल को वापस मंगाना शुरू किए। इससे और अधिक शक जो था वह मजबूत हो गया, हकीकत में बदल गया। सर्वप्रथम बंगाल में स्थित दमदम के सैनिकों ने कारतूसों के प्रयोग करने से इनकार कर दिया। एग्जाम में पूछा जाता है कहाँ के सैनिकों ने न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से मना कर दिया? तो दमदम के सैनिकों ने। याद रखिएगा। 28 मार्च 1857 ईस्वी को बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के एक सिपाही मंगल पांडे चर्बी वाले कारतूस के विरोध में आ गया है। याद रखिएगा, मंगल पांडे कहाँ थे? बैरकपुर छावनी के 34वें रेजिमेंट के एक सिपाही थे। सभी पॉइंट को नोट करते हुए चलेगा। सबसे पहले इन्होंने न्यू इनफील्ड राइफल को प्रयोग करने से मना कर दिया और इसके विरोध में आ गया है, और इन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी तथा सर्जेंट ह्यूडसन को गोली मारकर घायल कर दिया। अगला पॉइंट है, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई और यही विरोध विद्रोह में बदल गया। याद रखिएगा, मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। क्यों फांसी दी गई? इन्होंने एडजुटेंट लेफ्टिनेंट बाग की गोली मारकर हत्या कर दी और एक अंग्रेज अधिकारी सर्जेंट ह्यूडसन को गोली मारकर घायल कर दिया। इनका याद रखिएगा कब फांसी दिया गया है? 8 अप्रैल 1857। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेजों ने इनको फांसी दिया उसके बाद ये जो विरोध था अब विद्रोह में बदल गया है। आइए इसका विद्रोह का कारण देखते हैं। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को मेरठ छावनी के कुछ भारतीय सैनिक कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आप जानते हैं, अभी आपको बताए हैं, 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दिया गया है। उसके कुछ दिनों बाद यानी 24 अप्रैल को जो मेरठ छावनी के भारतीय सैनिक थे वह कारतूस लेने से इनकार कर दिए। परिणाम स्वरूप उन पर मुकदमा चला और 9 मई 1857 ईस्वी को 85 सैनिकों को नौकरी से बर्खास्त करके सजा सुनाई गई। याद रखिएगा, सभी डेट को भी याद करते हुए चलिएगा। 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दिया गया है। उसके कुछ दिनों बाद 24 अप्रैल को जो वहां के सैनिक थे वह न्यू कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिए, इसलिए उन पे 9 मई को मुकदमा चलता है और 85 सैनिकों को बर्खास्त करके सजा सुनाया जाता है। उसके अगले दिन यानी 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ स्थित सभी सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अपने सैनिकों को रिहा कराकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। यानी दोस्तों 9 मई को 85 सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है और 10 मई को वहाँ के जो सैनिक थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और उन सैनिकों को छुड़ाकर अस्त्र शस्त्र की लूटपाट की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से इस क्रांति का विस्तार होगा। यहाँ से जो भी सैनिक अस्त्र शस्त्र की लूटपाट किए हैं वह अब दिल्ली जाएंगे। मेरठ के सभी विद्रोही सैनिक यानी जो 85 विद्रोही सैनिक थे और उनके साथ जो और सैनिक थे भारतीय सैनिक वह दिल्ली पहुंचे और यहां अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लिया। देखिए दोस्तों, इन सभी सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित करते हैं और सम्राट के नेतृत्व में वहां जो अंग्रेज सैनिक थे उनको पराजित कर दिल्ली पर अधिकार कर लेते हैं। याद रखिएगा, इन विद्रोहियों ने यानी इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर को अपना सम्राट घोषित किया था। एग्जाम में पूछा जाता है। उसके कुछ दिनों बाद 20 सितंबर 1857 ईस्वी को हडसन के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना दिल्ली पहुंची और विद्रोहियों को पराजित कर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह जफर हुमायूं के मकबरे में जा छिपा। अंततः मृत्यु दंड न देने के शर्त पर आत्मसमर्पण कर दिया। इसे रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। देखिए दोस्तों, जो बहादुर शाह जफर थे अंतिम मुगल बादशाह, वह हुमायूं के मकबरे में जा छिपे और मृत्यु दंड न देने के शर्त पे ये बाहर निकले और जेल गए। कहाँ गए थे? रंगून गए थे और 1862 की ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। लखनऊ देखते हैं।
लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी बेगम हजरत महल ने किया। आपको बताए हैं डलहौजी ने नवाब वाजिद अली शाह पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर इनके जो साम्राज्य को था छीन लिया था। वाजिद अली शाह कहाँ के राजा थे? अवध के राजा थे, और डलहौजी ने इन पर कुप्रशासन का आरोप लगाकर इनके शासन को छीना था। इसलिए इनकी पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व किया। इनकी देखरेख में बिरजिस कादर को अवध का नवाब घोषित किया गया। मार्च 1858 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ पहुंची। इसने विद्रोहियों को पराजित कर लखनऊ पर अधिकार कर लिया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। नोट कर लीजिएगा, बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली जाती हैं। कानपुर को देखते हैं। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब, जिन्हें धोंदू पंथ कहा जाता है, नाना साहब ने किया, जिन्हें पेशवा घोषित किया गया। नाना साहब की तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी, जिनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। देखिए दोस्तों, कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, जो पेशवा की पद पे थे, लेकिन इनके तरफ से लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। दिसंबर 1857 ईस्वी में कैंपबेल के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना कानपुर पहुंची और फिर से कानपुर पर अधिकार कर लिया। नाना साहब नेपाल भाग गए, जबकि तात्या टोपे गिरफ्तार कर लिए गए और अंततः इनको फांसी हो गई। नाना साहब थे जो वह बेगम हजरत महल की तरह नेपाल भाग गए, और तात्या टोपे जिनको लड़ने की जिम्मेदारी दी गई थी उनको फांसी दे दी गई। झांसी को देखते हैं। झांसी में विद्रोह का नेतृत्व गंगाधर राव की विधवा पत्नी रानी लक्ष्मीबाई ने किया। मार्च 1858 ईस्वी में हीरोज के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना झांसी पहुंची। रानी लक्ष्मीबाई हीरोज से युद्ध की, लेकिन कुछ गद्दारों के कारण यह पराजित हो गई। देखिए दोस्तों, रानी लक्ष्मीबाई हीरोज से डटकर युद्ध की, बहुत मजबूती से युद्ध की, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई के कुछ अपने थे जिन्होंने रानी लक्ष्मीबाई के साथ गद्दारी की और हीरोज के साथ जाकर मिल गए, जिनके वजह से रानी लक्ष्मीबाई वहां से हार गई। झांसी से रानी ग्वालियर पहुंची और ग्वालियर के कुछ विद्रोहियों के सहयोग से इन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। झांसी से रानी ग्वालियर गई हैं और वहां ग्वालियर पर अधिकार कर ली। पीछे से हीरोज अपनी सेना के साथ ग्वालियर पहुंचा और रानी के साथ युद्ध किया। कोटा एवं मुरार के युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हो गई। आप रानी लक्ष्मीबाई को चित्र में देख सकते हैं। जगदीशपुर बिहार से देखते हैं। यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व यहाँ के जमींदार 80 वर्षीय बाबू कुंवर सिंह ने किया था। देखिए दोस्तों, जगदीशपुर बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह का एज कितना था? 80 वर्ष। इलाहाबाद, जिसका नाम अब प्रयागराज हो गया है, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया। इन्हें इलाहाबाद का सूबेदार घोषित किया गया। फैजाबाद, यहाँ के विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया। पूरे विद्रोह में यही एक विद्रोही थे जिन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया और गुरिल्ला पद्धति से युद्ध किया। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, अंग्रेजों के विरुद्ध जिहाद का नारा किसने दिया था? तो याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने दिया था। अब आइए दोस्तों, अलग अलग जगह से कौन कौन लोग इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे और कौन सा लोग इस क्रांति का दमन कर रहे हैं, सबका लिस्ट देखते हैं और सबको आप नोट करते हुए चलिएगा। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। दिल्ली से इस विद्रोह का नेतृत्व बहादुर शाह जफर कर रहे थे, जो अंतिम मुगल बादशाह थे, और इस विद्रोह का दमन हडसन ने किया। लखनऊ से इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने की और इस विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया। कानपुर से इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब ने किया और विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया। झांसी से इस विद्रोह का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने किया और विद्रोह का दमन हीरोज ने किया। जगदीशपुर बिहार से इस विद्रोह का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था और विद्रोह का दमन विलियम टेलर ने किया। इलाहाबाद से इस विद्रोह का नेतृत्व मौलवी लियाकत अली ने किया और विद्रोह का दमन जनरल नील ने किया। सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। फैजाबाद से विद्रोह का नेतृत्व मौलवी अहमदुल्ला शाह ने किया और विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया। याद रखिएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह ने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का नारा दिया था। बरेली से विद्रोह का नेतृत्व खान बहादुर खान ने किया और विद्रोह का दमन कैंपबेल ने किया। गोरखपुर उत्तर प्रदेश से विद्रोह का नेतृत्व गजाधर सिंह एवं निजाम अहमद ने किया और विद्रोह का दमन स्थानीय सेना ने किया।
मंदसौर मध्य प्रदेश से विद्रोह का नेतृत्व फिरोज शाह ने किया और विद्रोह का दमन स्थानीय सेना ने किया। कोटा राजस्थान से विद्रोह का नेतृत्व जयदेवाल एवं हरदयाल ने किया और विद्रोह का दमन स्थानीय सेना ने किया। असम से विद्रोह का नेतृत्व मणिराम दत्ता एवं कंद परसवर सिंह ने किया और विद्रोह का दमन स्थानीय सेना ने किया। सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों, इस क्रांति से रिलेटेड अलग अलग लोगों ने अपना विचार दिया है, जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। यह एक सैनिक विद्रोह था। किसने कहा है? यह कहा है लॉरेंस एवं सीले ने। लॉरेंस एवं सीले ने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा था। यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। ये किसने कहा है? ये L.E. आरिज ने कहा है। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच युद्ध था। ये किसने कहा? ये T.R. होम्स ने कहा। सभी को नोट करते हुए चलेगा। यह अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र था। किसने कहा? विलियम टेलर ने कहा। अगला देखते हैं दोस्तों, यह भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। ये किसने कहा? B.D. सावरकर एवं अशोक मेहता ने। एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, नोट कर लीजिएगा। 1857 की क्रांति को भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ा गया प्रथम स्वतंत्रता संग्राम B.D. सावरकर एवं अशोक मेहता ने कहा है। यह आंदोलन राष्ट्रीय विद्रोह था। ये किसने कहा? ये डिज़रायली ने कहा है। इन देसी नरेशों एवं सरदारों ने इस तूफान के आगे तंगरूद का कार्य किया, अन्यथा हम एक ही झोंके में उड़ गए होते। ये लॉर्ड कैनिंग ने कहा। देखिए दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग 1857 के समय में भारत के गवर्नर थे और जो भारत के देसी नरेश थे एवं सरदार थे वह इस क्रांति के समय अंग्रेजों के साथ मिल गए थे और भारतीय लोगों के साथ गद्दारी किए थे। यहाँ पर सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एकमात्र मर्द है। ये किसने कहा? ये हीरोज ने कहा था। किसके बारे में? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। अब आइए दोस्तों, 1857 की क्रांति क्यों असफल हो गया था, इसके सभी कारणों को देखते हैं। सबसे पहला कारण है विद्रोह का सीमित स्वरूप। आप जानते हैं जो विद्रोह जहां हो रहा था वहीं पे सीमित हो जाता था। जैसे कानपुर में अगर नाना साहब विद्रोह कर रहे थे तो वह कानपुर तक ही फैला था। अगर कोई रानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर में युद्ध कर रही हैं तो वह युद्ध ग्वालियर तक पहुंचा था। बेगम हजरत महल लखनऊ में युद्ध कर रही हैं तो वह युद्ध लखनऊ तक सीमित था। यानी इन युद्धों का, इन विद्रोहियों का सीमित स्वरूप था। अगला है देसी नरेशों एवं सरदारों की गद्दारी। जैसा कि आप बताए हैं, लॉर्ड कैनिंग का कहना था अगर देसी नरेशों एवं सरदारों ने गद्दारी नहीं की होती तो इस क्रांति में हम हार गए होते। अगला है कुशल नेतृत्व का अभाव। इन विद्रोहियों का कोई कुशल नेतृत्व करने वाला नहीं था। निश्चित उद्देश्यों का अभाव। देखिए दोस्तों, जो भी इस विद्रोह में भाग लिए थे सबका अलग अलग उद्देश्य था, किसी का निश्चित उद्देश्य नहीं था। विद्रोहियों का सीमित साधन। आप जानते हैं इन विद्रोहियों के पास सीमित साधन था, जैसे बंदूक का कमी था, बम का कमी था और अंग्रेजों के पास सभी चीज भरपूर मात्रा में था। जन समर्थन का अभाव। जो 1857 में क्रांतिकारी थे उनका जन समर्थन नहीं था, यानी पूरा भारत के लोग समर्थन नहीं कर रहे थे। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व। अंग्रेजी सेना का कुशल नेतृत्व करने वाला था, जैसे लॉर्ड कैनिंग थे, डलहौजी थे। अब आइए दोस्तों, 1857 क्रांति से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, फैक्ट है, उनको देखते हैं। विद्रोह से पहले अजमुल्ला खां लंदन एवं तुर्की गए थे। कुस्तुनतुनिया में उनकी मुलाकात ब्रिटिश पत्रकार W.H. रसेल से हुई थी। अगला पॉइंट है, बेगम हजरत महल के साथ सिकंदर बाग में वीरांगना उदा देवी ने युद्ध किया था। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई, जो इस विद्रोह की अंतिम घटना थी। 1857 की सबसे अंतिम घटना यह है 1859 में, यानी क्रांति कब हुआ था? 1857 में, और 1859 में तात्या टोपे को फांसी दी गई थी। तात्या टोपे कानपुर में, जो नाना साहब कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे, उनके लड़ने की जिम्मेदारी तात्या टोपे को दी गई थी। नाना साहब नेपाल भाग गए थे, जबकि तात्या टोपे को अंग्रेजों ने फांसी दे दिया, और यही इस क्रांति की सबसे अंतिम घटना थी। 1857 के विद्रोह के झंडा गीत की रचना अजमुल्ला खां ने की थी, जो इस प्रकार है। हम हैं इसके मालिक, हिंदुस्तान हमारा, पाक वतन है कौम का, जन्नत से भी प्यारा। 1857 ईस्वी के विद्रोह में राजस्थान में अजमेर, नीमच, आउवा आदि स्थलों में विद्रोह हुए थे, लेकिन जयपुर विद्रोह का केंद्र नहीं था। देखिए दोस्तों, राजस्थान में अलग अलग जगहों पर विद्रोह हुआ था, लेकिन जयपुर में कोई विद्रोह नहीं हुआ था, याद रखिएगा।
अब आइए दोस्तों, इस क्रांति से रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो अलग अलग एग्जाम में पूछा गया है। उन सभी क्वेश्चन को एक एक कर देखते हैं। आप सबकी का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? आपको बताना है 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था। तो तत्कालीन कारण यही था, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। देखिए दोस्तों, जब से 1856 में अंग्रेजों ने न्यू इनफील्ड राइफल बंदूक लाया था जिसमें गाय एवं सुअर की चर्बी लगा होता था, ये विद्रोह वहीं से शुरू हुआ। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। तत्कालीन कारण यही था। अगला प्रश्न देखते हैं। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार कर दिया? आपको बताना है वह पहला भारतीय कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया। सही उत्तर मंगल पांडे हो जाएगा। यह 34वीं रेजिमेंट के एक सिपाही थे। अगला क्वेश्चन है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में किस शहर से किया? बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व लखनऊ से किया था। ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सही उत्तर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया? आप जानते हैं कानपुर से विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब कर रहे थे, जबकि सैनिकों का नेतृत्व तात्या टोपे कर रहे थे। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉर्ड पाल्मस्टोन था। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? जगदीशपुर बिहार से इस क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था, जो 80 वर्ष के थे। तो यहाँ के राजा वीर कुंवर सिंह थे। ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तात्या टोपे का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? आप जानते हैं झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने इस विद्रोह का नेतृत्व किए थी। जगदीशपुर बिहार से वीर कुंवर सिंह ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया था, लेकिन चित्तौड़ से कोई नहीं किया था। तो 1857 की क्रांति में चित्तौड़ प्रभावित नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? ये सभी कारण हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए इसका उत्तर रखिएगा। ये इन सभी कारणों से 1857 की क्रांति असफल हो गया था। इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की कमी भी थी, किसी समान योजना और केंद्रीय संगठन की कमी भी था, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र था, जमींदारों की असहभागिता थी। ये सभी कारण थे। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। हुमायूं के कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने।